मेरी पत्नी 80 के दशक में एक चमत्कारी डॉक्टर है। एक वह माचा बन गई। अध्याय 1, वह माचा बन गई। डॉक्टर तांग, आप आ गए हैं। वहां से गुजर रही सभी नर्सों ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। हाँ, मैंने देखा है, तांग युक्सिन ने अपना चश्मा ठीक किया। पारदर्शी लेंस के नीचे उसकी आंखें काली और बेजान थीं। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों के कोनों पर हल्की रेखाएं उभर आईं। एक नर्स ने सावधानी से टिप्पणी की, लगता है डॉक्टर तांग की उम्र बहुत बढ़ गई है न? सच में, एक और नर्स ने अपनी आवाज़ धीमी रखी। हमारे बीच ये बात मत फैलाओ, लेकिन डॉक्टर टैंग का तलाक हो गया है। उनके पति का उनकी छोटी बहन के साथ अफेयर था और डॉक्टर टैंग ने उन्हें इस काम में पकड़ लिया था। उन्हें धोखा दिया गया है और अब वो एक मैचा जैसी हो गई हैं। सच में, डॉक्टर टैंग के लिए ये बहुत बुरा है। उन्होंने इतनी मेहनत की, उस आदमी को पढ़ाई के लिए विदेश भी भेजा और देखो क्या हुआ। ये हैं वो पुरुष जो हमेशा खूबसूरती और कुछ नया करने के शौकीन होते हैं। कोई भी पुरुष डॉक्टर टैंग जैसी घरेलू महिला को पसंद नहीं करेगा जो सारा दिन नन की तरह काम करती है। वो सिर्फ 33 साल की हैं, लेकिन 40 की उम्र की महिला लगती हैं। दोनों डॉक्टर टैंग के बारे में फुसफुसा रहे थे, इस बात से अनजान कि जिस महिला के बारे में वे बात कर रहे थे वह उनसे ज्यादा दूर नहीं, पानी का गिलास पकड़े खड़ी थी। उसने अपना हाथ कान पर रखा, बाल पीछे किए, जिससे उसकी कम उम्र की त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। मध्य जीवन में तलाकशुदा निःसंतान तांग युक्सिन के लिए जीवन निराशाजनक और दयनीय था। गिलास हाथ में लिए वह मुड़ी। उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि उसने एक आदमी को दीवार का सहारा लिए अपनी ओर आते देखा। वह लड़खड़ा गया, लगभग गिर पड़ा। अपने छोटे छोटे बालों को झटकते हुए उसने एक और कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर आगे की ओर लड़खड़ा गया, लगभग गिरने ही वाला था। लेकिन उसे गिरने का दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक महिला डॉक्टर उसे कंधे से सहारा दे रही है। श्रीगु, क्या आप ठीक हैं? वह बोलना चाहता था, लेकिन गले के सूखेपन ने उसके होंठों को कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर वह बेहोश हो गया। आखिरी याद डॉक्टर की आंखों में उसकी क्षीण आकृति का प्रतिबिंब बनकर रह गई। वह किसी भूत जैसा लग रहा था, मुश्किल से जिंदा। तांग युक्सिन ने अपना कंधा रगड़ा और उच्च अधिकारियों के लिए निर्धारित एकल कमरे की ओर मुड़ी। इस कमरे की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी, वहां एक समर्पित डॉक्टर था। वह आदमी उनके सबसे खास मरीजों में से एक था। ये दुख की बात थी कि उच्च पद भी उसे बीमारी से नहीं बचा सका। उसने अपना हाथ अपनी बांह पर रख लिया, मानो किसी आत्मा ने उसे प्रेरित किया हो, फिर भी उसे यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। आदत के मुताबिक उसने कनपटी पर बिखरे बालों को कान के पीछे कर लिया। उसके हाथ में मिस्टर गू की फाइल थी। गू निंग, 38 वर्ष, अपनी पूर्व पत्नी झांग शियाओमी से तलाक ले चुके हैं। झांग शियाओमी, एक ऐसा नाम जिससे तांग युक्सिन वाकिफ थी। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे, लेकिन झांग शियाओमी एक सुनहरे फीनिक्स की तरह थी जिसने बहुत नाम कमाया था। उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी और उसके उच्च पदस्थ पति ने उसे लाड़ प्यार से पाला था, जिसने उसकी बीमारी में अपनी किडनी भी दान कर दी थी। लेकिन कुछ साल बाद मिस्टर गू बीमार पड़ गए और झांग शियाओमी ने उनसे तलाक ले लिया। तांग युक्सिन को यह नहीं पता था कि दुनिया में कौन कम सहानुभूति रखता है, पुरुष या महिला। अलमारी बंद करके उसने अपने कपड़े पहने और घर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन घर शब्द उसके लिए एक क्रूर मजाक जैसा था। क्या वह जिस जगह वापस जा रही थी उसे अब भी घर कहा जा सकता है? अध्याय 2, कार दुर्घटना। वह घर के सामने वाले दरवाजे पर पहुंची, अपने बैग से चाबी निकाली, लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद भी चाबी के छेद में फिट नहीं हुई। एक खनखनाहट के साथ उसने चाबी पास ही पड़े कूड़ेदान में फेंक दी और वहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब से खड़ी थी, उसके पैर इतने सुन्न हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही उसे पीछे से कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों हो? एक अधेड़ उम्र की महिला तांग युक्सिन को देखते ही उसके पास दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? यह मेरा घर है, तांग युक्सिन ने अपने सामने बैठी मध्यम आयु वर्ग की महिला को घूरते हुए कहा। उसके लाल होंठों पर हमेशा थोड़ा उपहास छिपा रहता था। माँ, क्या मुझे अपने घर वापस आने पर आपको रिपोर्ट करना होगा? तुम्हारा और योंगान का तलाक हो चुका है। अधेड़ उम्र की महिला की आवाज़ तीखी थी। तुम्हारी बहन अब गर्भवती है, उसके लिए परेशानी खड़ी करना बंद करो। ओह, तांग युक्सिन ने अपनी उंगलियों से खेला। एक पर अंगूठी का गहरा निशान था। उसने अपनी आधी जिंदगी उस अंगूठी में झोंक दी थी, लेकिन अब वह पहचान में नहीं आ रही थी। मुझे झांग योंगान से तलाक लिए हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ है और वह गर्भवती है। माँ, आपकी बेटी भी आपकी तरह ही तेज है। अचानक एक थप्पड़ की आवाज़ के साथ उसने अपना चेहरा घुमा लिया। उसके गाल पर जलन हो रही थी। उसने अपना चेहरा छुआ जो सुन्न होता जा रहा था। तांग युक्सिन, अगर तुमने जियानी के सिर का एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह एक धमकी थी, एक माँ की अपनी ही बेटी को धमकी। तांग युक्सिन का दिल ठंडा पड़ गया। वह उसकी माँ थी, उसकी जैविक माँ। वह इसकी हकदार थी। हाँ, वह इसकी हकदार थी। वह अपनी माँ पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी पूरी जिंदगी का इस्तेमाल कर दिया। वह लोगों पर, या यूं कहें कि इन तथाकथित परिवार के सदस्यों पर, जरूरत से ज्यादा भरोसा करती थी। और वह एक आदमी पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। क्या तांग युक्सिन का कोई परिवार भी था? वह मुड़ी और एक एक कदम करके चली गई। रात की हवा ऐसी ठंडक लेकर आए मानो सर्दी का मौसम आ गया हो, लेकिन अभी तो बस पतझड़ की शुरुआत ही हुई थी।
पतझड़ की हवा गिरे हुए पत्तों से भरी जमीन को उड़ाकर ले जा रही थी और रात का कुछ सूनापन अपने साथ ले जा रही थी। हालांकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अपना पति और अपना घर खो दिया था। उसने सिर उठाया और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। अचानक वह रुकी, बैग से मोबाइल फ़ोन निकाला और काफ़ी देर तक पकड़े रही, लेकिन फ़ोन नहीं किया। वह कहना चाहती थी, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कहने का कोई भाव नहीं था। चारों तरफ से ठंडी हवा उसकी गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे वह अनायासी से हर उठती थी। सामने से आ रही एक कार की हेडलाइट्स उसकी तिरछी आंखों में चुभ रही थीं। वह जल्दी से एक तरफ हटी, लेकिन तेज रोशनी वाली कार रॉकेट की तरह उसकी ओर तेजी से आए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कार ने उसे टक्कर मार दी। वह जमीन पर लेट गई, उसका चेहरा ठंडी सतह से सटा हुआ था। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं, जो अथाह काले गड्ढों जैसी लग रही थीं, और पहली बार उसने स्ट्रीट लैंप के नीचे पतंगों को देखा। पतंगे बार बार प्रकाश की ओर झुंड बनाकर आ रहे थे, बिल्कुल उसकी तरह। श्रीगु, ये रहा। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुला। एक डॉक्टर ने जल्दी से गुनिंग को अंदर आने दिया, और उस पल गुनिंग का चेहरा इतना पीला पड़ गया था कि वो किसी रक्तहीन भूत जैसा लग रहा था। उसका एक हाथ दूसरे हाथ से जकड़ा हुआ था, जो साफ सूजा हुआ था। वह अंदर गया तो देखा कि एक महिला अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। अध्याय 3, मेरी किडनी आपकी है। ये कैसे हो गया? श्रीमान गु, तांग युक्सिन ने अपनी आंखें खोली और लगभग चुपचाप बोली, हाथ बढ़ाते हुए। उसकी गहरी गहरी आंखों में मानो दुनिया के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे पता था कि वह मर रही है। एक डॉक्टर होने के नाते वह समझ गई थी कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो चुकी है और सर्जरी बेकार है। उसने एक थका देने वाली जिंदगी जी थी और अब और नहीं जीना चाहती थी। अगर वह सर्जरी से बच भी जाती तो भी वह आधी मरी हुई ही रहती और उस आदमी पर बोझ बन जाती जो उससे सच्चा प्यार करता था। उसका हाथ थामा हुआ था। ये हाथ साफ था, गर्म था, और वह इसके कई और सख्त खुरदरेपन को महसूस कर सकती थी। उसने सोचा कि इस आदमी ने जिस भी औरत को थामा है वह जरूर बहुत खुशकिस्मत होगी। और उसने यह महसूस किया। श्रीमान गो, ये जानते हुए कि उसका समय खत्म हो रहा है, उसे कुछ बातें कहनी थीं। जैसे ही गुनिंग बोलने ही वाला था, तांग युक्सिन ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से उसकी उंगलियां भींच लीं। मुझे पता है, मैं जा रही हूँ। मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह रोई नहीं। शायद बहुत से लोग मौत से डरते हैं, लेकिन उसे एक तरह की राहत महसूस हुई। 33 साल काफ़ी थे। मिस्टर गो, कुछ देर तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह अंततः बोली। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था, मानो उसकी जान जा रही हो। मेरे जाने के बाद, उसने खांसते हुए कहा। उसके फेफड़ों में हवा कम हो रही थी। मेरी किडनी दोनों तुम्हें दे दो, मैंने देख लिया है, हम एक जैसे हैं। उसकी पुतलियां फैलने लगीं, लेकिन वह फिर भी जोर लगाती रही। अगर उसने अभी नहीं कहा तो शायद उसे फिर कभी मौका न मिले। तुम्हें एक बेहतर औरत मिल जाएगी जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। मेरे खाते में पैसे हैं और ड्राइवर को मुझे मुआवजा देना है। यही मेरी जिंदगी की कीमत है। प्लीज़ वो सारे पैसे मेरे पापा को दे दो और उनसे कह दो, मुझे माफ़ कर दो। एक बार फिर आंखें खोलीं तो उसकी नज़र धुंधली हो गई। मुश्किल से कुछ दिख रहा था। बस गुनिंग की आंखों के कोने पर हल्का सा निशान ही पहचान में आ रहा था। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी आंखों के पास कोई निशान नहीं था, सिर्फ तुम्हारे हाथ पर एक जानवर के काटने का निशान था। वह बोलती रही, हालांकि अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पुतलियां फैलती जा रही थीं और उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी और उसकी जीवन शक्ति भी गायब होती जा रही थी। उस वक्त तुम बस वहीं पड़े रहे, मानो मर गए हों। मैंने अपने इकलौते रुमाल से तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांधी और तुम्हें ढेर सारी कहानियां सुनाई, जब तक कि वे तुम्हें ढूंढ नहीं लाए। अगली बार जब हम मिले तो तुम बीमार थे। श्रीगु, क्या आपको लगता है मैं स्वर्ग जाऊंगा? उसकी उंगलियां एक बार फिर कस गईं। एक बड़ा हाथ उसके माथे पर आ टिका। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्गीय संगीत सुन रही हो, जो उसने अपने जीवन में अब तक सुना सबसे मधुर संगीत था। उसे लगा कि वह स्वर्ग जा सकती है। यद्यपि वह अनाड़ी थी, यद्यपि वह मूर्ख थी, यद्यपि उसने एक दयनीय जीवन जिया था। अचानक एक बीप की आवाज़ के साथ मॉनिटर पर उसका दिल धड़क उठा। 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई और उसे अलविदा कहने वाला गुनिंग था, एक ऐसा आदमी जिसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। उसकी मरते दम की इच्छा के अनुसार उसकी दोनों किडनी निकाल दी गईं। दुर्भाग्य से एक किडनी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई, दूसरी किडनी गुनिंग को दे दी गई। अध्याय 4, झगड़ा। गुनिंग ने उसके अंतिम संस्कार का आयोजन किया। उसका चेहरा भावहीन था क्योंकि वह कब्र के पत्थर पर लगी तस्वीर को देख रहा था। काले और सफ़ेद छवि में उसकी चिरस्थायी मुस्कान कैद थी और बूढ़ा आदमी अपने सफ़ेद बालों के साथ कब्र के पत्थर के पास दुबका हुआ था। अचानक आसमान में तेज हवा का झोंका आया, जिससे जमीन पर पड़े पत्ते हवा में नाचने लगे। प्रातः प्रकाश में, सूर्यास्त के समय, जीवन के भीतर, जीवन के बाहर आत्माएं तरसती हैं। सूर्यास्त के अवशेषों ने आधे आकाश को लाल रंग में रंग दिया, फिर धीरे धीरे लाल रंग में बदल गया। तांग युक्सिन को झगड़े की आवाज़ सुनकर नींद खुल गई। उसने आंखें खोली और सिर के ऊपर छत को घूरने लगी, जहां प्लास्टर उखड़ गया था। यह एक पुरानी, दूर की याद थी, इतनी दूर कि वह लगभग भूल ही गई थी कि यह कब हुआ था।
घर की दीवारों को इस तरह उखड़ते हुए उसने सिर्फ एक बार अपने पहले घर, अपने पिता के घर में देखा था। जाने के बाद से वह वापस नहीं लौटी थी। वह बहुत कुछ भूल गई थी, समय के साथ कई यादें खो गई थीं। लेकिन वह इस छत को नहीं भूली थी जिसका प्लास्टर उखड़ गया था, और न ही उसके ऊपर जंग लगे पंखे को जिस पर धूल की एक परत जमी हुई थी। तांग जिनियान, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें अपनी बेटी क्यों दूं? एक महिला गुस्से से चिल्लाई, जिससे पूरा घर हिल गया और दीवार से फटा हुआ प्लास्टर का एक और टुकड़ा गिर गया। तांग जिनियान, मैं शिनशिन को जरूर ले जाऊंगा। तुम एक बड़े आदमी हो जो अपना पेट भी नहीं भर सकते। तुम एक बेटी को कैसे पालोगे? मैं नहीं कर सकता, वहां बैठे ईमानदार किसान ने जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा खिंचा हुआ था और आंखों के नीचे नीले भूरे रंग की एक मोटी परत थी। मैं तुम्हें शिनशिन नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ वही है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, उस औरत ने व्यंग्य किया। वो मेरी बेटी है और हमेशा मुझसे प्यार करती रही है। चलो, ये उसी पर छोड़ देते हैं। जब वो उठेगी तो उससे पूछ लेना कि वो किसके साथ रहना चाहती है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शब्द घुटते हुए सुनाई दे रहे थे। लेकिन कोई आंसू नहीं गिरा, शायद उसने सब आंसू पी लिए। तांग युक्सिन बाहर लगातार हो रहे झगड़ों को सुन रही थी। वह छत को शून्य भाव से देखती रही, मानो हमेशा के लिए, जब तक कि उसने अपनी आंखें बंद नहीं कर लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे नींद आ रही है या वह मर गई है। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो टूटे हुए कांच से छनकर आती हुई धूप गर्म थी। वह शरद ऋतु में मर गई, एक ऐसी शरद ऋतु जो सर्दियों से भी अधिक ठंडी थी, एक ऐसी शरद ऋतु जो सर्दियों से भी अधिक बर्फीली थी। और फिर भी अब ऐसा लग रहा था जैसे वसंत आ गया हो। युक्सिन, आओ खाना खाओ। एक आदमी अंदर आया, एक साधारण सा दिखने वाला युवक, हाथ में कटोरा लिए। उसके कपड़े धुले हुए थे और रंग हल्का पीला था, त्वचा सांवली और काली थी। उसके बड़े बड़े हाथ ताड़ के पत्तों के पंखों जैसे एक छोटा कटोरा लिए हुए थे। वह आदमी मुस्कुराया, एक मूर्खतापूर्ण किंतु स्नेहपूर्ण मुस्कान। उसने तांग युक्सिन के सामने कटोरा रखा और अपने बड़े हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, पहले अपना खाना खत्म करो और फिर पिताजी तुम्हें मछली पकड़ने ले जाएंगे, ठीक है? तांग युक्सिन उस आदमी को बहुत देर तक घूरती रही। उसने सहज ही हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ बहुत छोटे थे। वह काफी देर तक अपने ही हाथों को देखती रही, लेकिन हिली नहीं। क्या बात है, तुम खाना नहीं चाहती? उस आदमी ने अपनी बेटी के सिर पर फिर से हाथ फेरते हुए पूछा, बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? पापा तुम्हारे लिए बना सकते हैं। अरे, क्या हमारे घर में अभी भी अंडे नहीं हैं? मेरी प्यारी युक्सिन, क्या तुम उबले हुए अंडे खाना चाहती हो? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बनाएंगे। अध्याय 5। वह वापस जीवित हो गई। उस आदमी ने जल्दी से अपनी बात खत्म की, अपना कटोरा नीचे रखा और अपनी बेटी के लिए उबला हुआ अंडा बनाने के लिए जल्दी से रसोई में चला गया। उसके जाते ही तांग युक्सिन ने हाथ बढ़ाकर अपने हाथों को देखा। वे छोटे छोटे थे, छोटी पतली उंगलियां जैसे छोटे मुर्गे के पैर हों। उसकी त्वचा रुई जैसी मुलायम थी। अपनी उंगली काटते हुए वह सावधानी से बिस्तर से नीचे उतरी और आईने की तलाश में चली गई, जैसा कि उसे याद था। जिस ग्रामीण घर में वे रहते थे वह खुद का बनाया हुआ था। बस एक बड़ा सा आईना अलमारी के ऊपर लगा हुआ था। वह दौड़कर आईने के पास गई, लेकिन अभी उसकी आधी ऊंचाई भी नहीं पहुंची थी। आईने में दिखाई दे रहा 3 साल का बच्चा वही था। बड़ी आंखें, छोटा चेहरा और सूखे पीले रंग के बाल। उसका हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ा और उसी समय आईने में दिख रहे बच्चे ने भी वैसा ही किया। फिर उसने अपना चेहरा आईने से सटा दिया। क्या वह वापस आ गई थी? क्या वह घर वापस आ गई थी? शिनशिन, घर के अंदर अपनी बेटी को न पाकर तांग जिनियान घबरा गया। बच्ची कहाँ गई? क्या वो खुद ही शौचालय में चली गई होगी? शिनशिन, कटोरा हाथ में रखकर वह अपनी बेटी को ढूंढने की तैयारी कर ही रहा था कि उसने पलटकर देखा तो तांग युक्सिन आईने के सामने खड़ी थी। उसके दोनों नन्हे नन्हे हाथ आईने से चिपके हुए थे, नंगे पांव जमीन से सटे हुए, न मोजे न जूते। तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? तांग जिनियान ने पास आकर उसे धीरे से उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसने अपने हाथों से उसके नन्हे नन्हे पैर पोंछे। उसके रूखे चेहरे पर अपनी नन्ही बच्ची के लिए अटूट प्रेम का भाव था। तांग जिनियान एक विशाल, बलिष्ठ और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसके जीवन का सबसे बड़ा गौरव उसकी बेटी तांग युक्सिन थी। उसकी नाजुक और प्यारी हालत देखकर उसे यकीन था कि वह बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बनेगी। पापा तुम्हारे लिए अंडा लाएंगे, उसने रसोई में जाने के लिए उठते हुए उसके गाल को छूते हुए चिढ़ाया। उसे क्या पता था कि जैसे ही वह मुड़ा, तांग युक्सिन की हमेशा खुश रहने वाली आंखें गहरी हो गईं, उनमें कोई रोशनी नहीं रही। अचानक उसकी आंखों से 2 बड़े आंसू निकल आए। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा और अपने कोमल पैरों को छूने के लिए नीचे झुकी। 3 साल का बच्चा, हाँ यही है, 3 साल का बच्चा। कुछ ही देर बाद तांग जिनियान वापस लौट आया। वह 30 साल बाद जितना जवान दिखता होगा उससे कहीं ज्यादा जवान लग रहा था। उसकी पीठ सीधी थी, कमर पर झुर्रियां नहीं थीं और बाल काले थे। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में मेहनत करता था। अपनी मेहनत से जीविका कमाने में कोई बुराई नहीं है। वह नीचे बैठ गया, चम्मच लिया और अपनी बेटी को खाना खिलाना शुरू कर दिया। तांग युक्सिन पहले की तरह बिना किसी नखरे के थोड़ा थोड़ा करके खाना खाती थी। उसे याद था कि बचपन में वह कितनी नखरेबाज थी, कोई भी व्यंजन खाने से मना कर देती थी, फिर भी उसके पिता उसे हमेशा लाड़ प्यार से रखते थे, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे।
फिर भी जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ, वह अपनी मां सांग जीलन के साथ रहने लगी और उसे अपनी छोटी लेकिन ज्यादा बिगड़ल सौतेली बहन वेई जियानी की वजह से अपनी सारी बिगड़ी हुई आदतें सुधारनी पड़ीं। हर अच्छी चीज, चाहे वह खाना हो या कपड़े, हमेशा सबसे पहले वेई जियानी को ही मिलती थी और आखिरकार उसने वेई जियानी के पुराने कपड़े पहन लिए। अध्याय 6, युवावस्था में पिता। यदि वह वेई परिवार में जाने से पहले राजकुमारी थी तो ये कहना बेहतर होगा कि जब उसके पिता थे तब वह वास्तव में राजकुमारी थी। उसके लिए इस दुनिया में बहुत से अविश्वसनीय लोग और चीजें हैं। यहाँ तक कि उसकी जैविक माँ ने भी उसके पूरे जीवन की योजना बनाई थी, जिससे वह असमंजस में पड़ गई कि वह किस पर भरोसा करे या किस पर भरोसा करे। इसलिए तलाक के बाद वह अकेली रहने लगी। उस समय उसे एहसास हुआ कि दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला उसकी माँ नहीं बल्कि उसका पिता था, जिसे वह हमेशा बदसूरत, गरीब, मूर्ख और अयोग्य समझकर तिरस्कृत करती रही थी। पिता तो असली पिता होता है, लेकिन माँ किसी और की हो सकती है। मेरी नन्ही शिनशिन आज बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। तांग जिनियान ने अपनी बेटी के छोटे से चेहरे पर धीरे से चुटकी काटी। उसकी खुरदरी उंगलियों में ईमानदारी का भाव था। तांग युक्सिन मुस्कुरा उठी। उसकी झुर्रियों वाली आंखें अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रही थीं, क्योंकि उसने गिरने वाले आंसुओं को बलपूर्वक निगल लिया था। वह रोएगी नहीं, हाँ, वह रोएगी नहीं। अब जब उसने अपने पिता को देख लिया है तो वह इस जन्म में अपने पिता के प्रति वह श्रद्धा पूरी करेगी जो वह पिछले जन्म में नहीं निभा पाई थी। इस जन्म में उसने जो गलतियां की उनका प्रायश्चित वह इसी जन्म में करेगी। जिन लोगों के प्रति वह दोषी महसूस करती है उनसे वह खुद को बदला चुकाएगी। तांग जिनियान खुश था। उसकी बेटी आज असाधारण रूप से आज्ञाकारी थी और अब खाने को लेकर ज्यादा नखरेबाज नहीं थी। उसने अंडे का एक पूरा कटोरा खा लिया। पहले वह बहुत सी चीजों को मना करती थी। वह बहुत नरम या बहुत सख्त अंडे नहीं खाती थी। वह सोया सॉस के बिना नहीं खाती थी। वह कोई भी टूटी हुई चीज नहीं खाती थी। आज सावधानी से उबले हुए अंडे अभी भी थोड़े टूटे हुए थे, लेकिन शुक्र है कि उसने कोई शिकायत नहीं की और सारे अंडे खा लिए। तांग जिनियान ने अपनी बेटी के नन्हे पैरों को अपनी आस्तीन से पोंछने के बाद ही उसे जूते पहनाने में मदद की। हालांकि तांग जिनियान के पास नाम के लिए कुछ भी नहीं था और वह सुबह से शाम तक खेतीबाड़ी के काम में लगा रहता था। अपनी बेटी को आरामदायक जिंदगी देने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने अपनी बेटी की परवरिश में अपना सब कुछ झोंक दिया। दूसरे बच्चे घर के बने कपड़े पहनते थे, कभी कभी पैच वाले। इस कठिन समय में यह एक आम बात थी। हालांकि तांग जिनियान ने अपनी बेटी को कभी पैच वाले कपड़े नहीं पहनने दिए। वह शहर से उसके लिए कपड़े खरीदता था, अपनी जेब से खाना बचाकर अपनी बेटी का पेट भरता था। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे भूखा भी रहना पड़े, वह अपनी बेटी को कभी तकलीफ नहीं होने देता था। भले ही दूसरे लोग बेटियों की बजाय बेटों को ज्यादा तरजीह देते हों, लेकिन अपनी नन्ही युक्सिन के लिए उसका प्यार बेमिसाल था। यहाँ तक कि उसका नाम भी गांव के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने रखा था। जब तांग जिनियान ने अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो तांग युक्सिन ने धीरे से उसका बड़ा हाथ झटक दिया। पापा, शिनिक्सिन खुद चल सकती है। खैर, वह एक वयस्क थी। अंदर से वह 30 साल की एक आत्मा थी जिसके पास 3 दशकों का जीवन अनुभव था। वह अपने पिता को गोद में उठाने की इजाजत नहीं दे सकती थी, हालांकि वह अभी बहुत छोटी थी, सचमुच बहुत छोटी। ठीक है, तांग जिनियान ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा, क्या मेरी शिनशिन लंबी हो गई है? तांग युक्सिन अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगी, तांग जिनियान के पीछे छोटे छोटे कदम रखती हुई। उसके पैर बहुत छोटे थे, उसके कदम भी छोटे थे, लेकिन तांग जिनियान हमेशा उसकी गति के साथ चलती, इस डर से कि कहीं वह गिर न जाए। जब वे बाहर निकले तो तांग युक्सिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धूप से बचने के लिए अपने छोटे से हाथ से उन्हें ढक लिया। गर्म रोशनी बारिश की बूंदों की तरह उसके चेहरे और प्याज जैसी छोटी उंगलियों पर पड़ रही थी। अध्याय 7, पिता का होना बहुत अच्छा है। उसने अभी तक अपने पिता को नहीं छोड़ा था, न ही उसने घर छोड़ा था। क्या सब कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला था? गांव के बाहर एक बड़ी नदी बहती थी। पुराने जमाने में लोग इसी नदी से पीने का पानी भरते थे। पानी साफ था और नदी में मछलियां भी थीं। गांव के बड़ों को नदी में मछलियां पकड़ना बहुत पसंद था और बच्चे, जो नदी के किनारे पले बड़े थे, बेहतरीन तैराक थे। तांग जिनियान भी कोई अपवाद नहीं था। तैराकी के मामले में तांग जिनियान गांव में सबसे अव्वल था। वह पानी में गोता लगाता, थोड़ी देर सांस रोककर तैरता और जब बाहर निकलता तो 1 फुट से भी ज्यादा लंबी एक बड़ी ग्रास काप मछली पकड़ चुका होता। पकड़ी गई छोटी ग्रास काप मछलियों को एक बाल्टी में रखा गया। तांग युक्सिन एक चट्टान पर बैठी अपनी छोटी बाल्टी को देखती हुई देहात की ताज़ी हवा में सांस ले रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और पानी की ताजगी का एहसास था। 1980 के दशक का जीवन ऐसा ही था। गांव के जीवन की सादगी, उसकी गरीबी, लेकिन साथ ही ईमानदारी भी, जहां हर कोई अपने काम से काम रखता था। हालांकि जीवन परिपूर्ण नहीं था, फिर भी एक सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन उसे आनंदमय बनाता था। उसने अपना छोटा सा हाथ अपनी जांघ पर रखा और चुपके से अपने पैर पर चुटकी काटी। उसे दर्द तो हुआ, पर वो मुस्कुरा दी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका पुनर्जन्म हो गया है। उस समय में जब वह 3 साल की थी, उस समय वह अभी भी एक छोटी राजकुमारी थी जिस पर उसके पिता बहुत प्यार करते थे। जैसा कि लोग कहते थे, सौतेली माँ होने का मतलब सौतेला पिता होना होता था और सौतेले पिता होने का मतलब अक्सर सौतेली माँ होना होता था। वह खेत में एक छोटी सी महत्वहीन गोभी के अलावा कुछ नहीं थी, जो अपनी सौतेली माँ और सौतेले पिता के साथ कष्ट झेल रही थी।
हालांकि उसके पिता के साथ स्थिति अलग थी। उसके असली पिता उससे सच्चा प्यार करते थे, वही उसका एकमात्र सच्चा परिवार थे। पिछले जन्म में वह अपनी माँ के पीछे चलने में अंधी रही होगी। उसके पिता द्वारा हर महीने दिए जाने वाले खर्च से उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। जब उसकी बहन नूडल्स खाती तो उसके पास सूप बच जाता। जब उसकी बहन सूप पीती तो उसे कटोरा चाटना पड़ता। यहाँ तक कि उसका पति भी उसकी बहन का हो गया। यदि इस जीवन में वह इतनी मूर्ख है कि फिर से दूसरों के लिए नानी बनेगी, तो वह नदी में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लेना पसंद करेगी। तभी एक बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा गया। चलो घर चलते हैं, पापा तुम्हारे लिए मछली का सूप बना दें। ठीक है, तांग युक्सिन ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसकी धनुषाकार आंखें चमक रही थीं और स्पष्ट थीं। अपनी बेटी की खुशी देखकर तांग जिनियान का दिल पिघल गया। उसने एक हाथ से अपनी बेटी को उठाया और दूसरे हाथ से बाल्टी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। तांग युक्सिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उस समय उसके पिता वाकई जवान थे, सिर्फ 25 साल के। खेतों में लगातार काम करने की वजह से वे लंबे और मजबूत थे। शारीरिक रूप से तो मजबूत थे, लेकिन दिमागी तौर पर कम। बात यह नहीं थी कि वे मूर्ख थे, बल्कि वे बहुत ज्यादा ईमानदार थे। वे ऐसे आदमी थे जो सिर्फ देना जानते थे। अपनी पत्नी और बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। उन्हें कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी हमेशा उनके खिलाफ साजिश रचती रहती है। एक सीधे साधे देशवासी, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी इसमें शामिल थी। तांग जिनियान ने तांग युक्सिन को एक छोटे से स्टूल पर बिठाया ताकि वह उस पर नजर रख सके। बीच बीच में वह नजर घुमाकर देखता कि वह क्या कर रही है, उसका व्यवहार ठीक है या नहीं और वह स्थिर रह पा रही है या नहीं, जबकि उसके हाथ लगातार काम करते रहते थे। उसने कुशलता से मछलियों को मारा और साफ किया। गांव में कौन सा आदमी खाना खत्म होने के बाद बस बैठने की जगह नहीं ढूंढता, मेज पर पैर नहीं रखता और अपनी पत्नी के परोसने का इंतजार नहीं करता। वे अपने कटोरे वहीं छोड़ देते और हाथ जोड़कर खाना खाते हुए इधर उधर टहलते रहते। एक बार पीठ के पीछे। अध्याय 8। यह अंकल 2 है। तांग जिनियान के विपरीत, जो शायद गरीबी में पले बड़े थे और कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो चुके थे, अपने छोटे भाई की देखभाल की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन जब आखिरकार उन्होंने एक खूबसूरत महिला से शादी की, जिसका परिचय उन्हें एक परिचित ने कराया था, तो वह शब्दों से परे आभारी थे। उन्हें लगा कि यह शायद उनके पिछले जन्मों के पुण्यकर्मों का फल था। वह उससे बेहद प्यार करते थे, कभी नहीं चाहते थे कि वह एक उंगली भी उठाए। और जब उनकी एक बेटी हुई तो उन्होंने भी उससे बेहद प्यार किया। हालांकि उनका कोई बेटा नहीं था, फिर भी वह अपने जीवन की इन 2 खास महिलाओं को बहुत प्यार करते थे और उनका आदर करते थे। हालांकि ये सोचकर ही कि उसकी पत्नी तलाक ले रही है और अपनी बेटी के साथ कहीं और जाने की योजना बना रही है, उसके दिल पर मानो वार हो गया। वह चुभता हुआ दर्द, उसकी आंखों में अनायास ही उमड़ते आंसू, इन्हीं विचारों में खोए हुए वह अपना हाथ काटने से बाल बाल बचा। जल्दी से अनावश्यक भावनाओं को झटकते हुए उसने अपनी बेटी के लिए सूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह शिनशिन को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। उसकी पत्नी को भविष्य में पुनर्विवाह करना होगा और उसके और बच्चे भी हो सकते हैं, और उसे डर था कि उसकी शिनशिन को कष्ट सहना पड़ सकता है। जहां तक खुद की बात है, उसका दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वह अपनी बेटी की परवरिश में अपना पूरा जीवन लगा देगा। उम्मीद है कि वह किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकेगी। ऐसा करके वह तांग परिवार के पूर्वजों के प्रति सही व्यवहार करेगा। अब वह अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता था, ये जानते हुए कि वह उसे अपने पास नहीं रख सकता। वह बस एक देहाती आदमी था जिसके पास कोई खास हुनर नहीं था, जबकि सांग झीलन के पास एक नौकरी थी, एक सरकारी नौकरी। वह जानता था कि वह उसके लिए काफ़ी नहीं है और वह उसमें दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए तलाक अपरिहार्य था। लेकिन उसने सांग झीलन को अपनी बेटी नहीं दी, जो ठीक से खाना भी नहीं बना सकती। वो उसकी बेटी को कैसे पालेगी? उसने मछली को बर्तन में डाल दिया और सूप पकने का इंतजार करने लगा। वह पास आकर जमीन पर दुबक गया और अपनी बेटी के गाल को हल्के से छू लिया। आज तांग युक्सिन कुछ अलग सी लग रही थी और हमेशा की तरह बातूनी भी नहीं थी। शिनशिन, तुम्हारे दिमाग में क्या है? तांग युक्सिन ने अपना सिर हिलाया, फिर तांग जिनियान को मुस्कुराहट दी। अपनी बेटी की मनमोहक अभिव्यक्ति को देखकर तांग जिनियान ने उसे गले लगाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर मेज पर बैठा दिया। बस थोड़ी देर और मछली का सूप तैयार हो जाएगा। शिनशिन जल्द ही इसका आनंद ले पाएगी। हम तांग युक्सिन ने जोर से सिर हिलाया, जिससे यह आभास हुआ कि वह प्रत्येक गुजरते दिन के साथ परिपक्व हो रही थी, अधिक आज्ञाकारी और बेहतर व्यवहार वाली बन रही थी। कुछ ही देर में तांग जिनियान मछली के सूप का कटोरा ले आया, लेकिन जब उसने तांग युक्सिन को उसे पिलाने की कोशिश की तो उसने सिर हिला दिया। चम्मच को अपने छोटे से हाथ में लेकर वह सूप पीने लगी। 30 साल से चॉपस्टिक इस्तेमाल करने वाली होने के नाते उसे चम्मच संभालना मुश्किल लग रहा था और सावधानी बरतने के बावजूद भी थोड़ा सूप गिर गया। फिर भी तांग जिनियान ने अपनी बेटी की प्रशंसा की, जिससे वह शर्मा गई। जब तांग युक्सिन अपने मछली के सूप के कटोरे के साथ संघर्ष कर रही थी तो अचानक बाहर से जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई, जिससे अराजकता बढ़ती गई। बड़े भाई, दूर से एक आवाज सुनाई दी। तांग युक्सिन ने अपना सिर उठाया तो देखा कि दरवाजे पर एक 20-20 साल का युवक खड़ा था। वह देखने में तांग जिनियान जैसा ही था, लेकिन ज्यादा सभ्य, किसी विद्वान जैसा। क्या ये उसके दूसरे चाचा? हाँ, उसके दूसरे चाचा, जिन्हें वह बहुत पहले ही भूल चुकी थी।
उनकी मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी, जब वह लगभग 3 साल की थी। गांव का सेप्टिक टैंक खोदते समय मिट्टी ढहने से एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु तत्काल हुई थी। उन दिनों चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थीं। पोस्टमार्टम की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उन्हें आनन फानन में दफना दिया गया। बाद में जब गांव वालों ने कब्र को दूसरी जगह लगाया तो उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु एक टूटी हुई जांघ और कई पसलियों के टूटने से हुई थी, जिससे संभवतः उनके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। अध्याय 9 अभी भी जाने की जरूरत है। उसके पिछले जन्म के दयनीय चाचा निसंतान थे, इसलिए वह हर छिंगमिंग उत्सव में उनके लिए कागजी मुद्रा जलाती थी। लेकिन वर्षों से वह बहुत छोटी थी और मुश्किल से याद रख पाती थी कि उसके चाचा कैसे दिखते थे। उसने बस यही सुना था कि उसके चाचा कितने योग्य थे, वे पढ़ने में अच्छे, सुंदर और कुशल थे। अफसोस की बात है कि भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वे कॉलेज नहीं जा पाए। लेकिन अगर वे अभी भी जीवित होते तो कम से कम उनका स्वभाव तांग जिनियान से अलग होता। तांग जिनियान बहुत नेकदिल था, उसका स्वभाव कभी उग्र नहीं होता, उसके सामने आने वाली सभी शिकायतों को वह सहन करता। तांग जिजुन के विपरीत, जो अपने ईमानदार बड़े भाई का बचाव करता था, शिक्षित होने के बावजूद वह तर्क करने की जहमत नहीं उठाता था। वह सीधे मुक्कों का इस्तेमाल करने लगता था। इसके अलावा उसने कुछ दिनों तक एक गुरु से मार्शल आर्ट भी सीखा था, जिससे उसकी फुर्ती में जबरदस्त सुधार आया। उसने गांव में अपना नाम बना लिया था। हालांकि वह देखने में बहुत ही सभ्य दिखता था, पर असल में वह एक मार्शल आर्टिस्ट था। ऐसे ही एक काबिल इंसान का इतना असामयिक और दुखद अंत हुआ। उसकी मौत के बाद तांग जिनियान के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। गांव वालों का कहना था कि अगर तांग जिजुन जिंदा होता तो तांग जिनियान ऐसी जिंदगी नहीं जीता, अपनी मेहनत की कमाई अपनी पूर्व पत्नी को किसी और की बेटी की परवरिश के लिए न देता। वहीं उसकी अपनी बेटी के पास खाने पीने का भी मुश्किल से इंतजाम था। तांग युक्सिन अभी भी स्तब्ध थी जब अचानक किसी ने उसे उठा लिया। पलटकर उसने एक जोड़ी मुस्कुराती आंखें देखीं, जो एक बुद्धिमान लेकिन मजबूत आदमी की थीं। क्या हमारी छोटी शिनशिन को चाचा की याद आती है? चाचा आपको बहुत याद करते हैं। ये देखो। उसने एक हाथ से तांग युक्सिन को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी जेब में हाथ डालकर उसे मुट्ठी भर मूंगफली की कैंडीज दी और उसकी जेब में डाल दी। शिनिक्सिन, याद रखना कि ये कैंडीज किसी को मत देना, माँ को भी नहीं, ठीक है? ठीक है। तांग युक्सिन ने सिर हिलाया और अपनी जेब में हाथ डाला। शिनिक्सिन, इन्हें माँ को नहीं बल्कि पिताजी को देगी। ये सुनकर तांग जिनियान की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से मुड़ा, अपनी आस्तीन से आंसू पोंछे और बर्तन से मछली का सूप निकालकर एक बड़े कटोरे में डाल दिया। लो, थोड़ा मछली का सूप लो। वह कटोरा अपने छोटे भाई के सामने रखता है। धन्यवाद भाई जी। तांग जिजुन ने तांग युक्सिन को एक हाथ में उठाया और दूसरे हाथ से कटोरा उठाकर उसका आधे से अधिक हिस्सा गटक लिया। कृपया उसे मुझे सौंप दो। तांग जिनियान ने अपनी बेटी को पाकर तांग युक्सिन की सुस्ती देखी। उसकी लंबी पलकें कमजोर होकर झुक रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह थकी हुई है, इसलिए उसने उसे एक कंबल ओढ़ा दिया। ये देखकर कि वह सो रही है, वह चुपके से बाहर चला गया और देखा कि तांग जिजुन अभी भी अपना कटोरा पकड़े हुए सूप का आखिरी हिस्सा खत्म कर रहा था। क्या बात है भाई, क्या वो सो रही है? तांग जिजुन ने धीरे से पूछा। हाँ, वह सो रही है, तांग जिनियान ने कटोरा उठाते हुए कहा, ताकि जो थोड़ा बहुत बचा था उससे खुद को राहत दे सके। ज्यादा नखरे न करते हुए उसने केतली से आधा उबला पानी कटोरे में भर लिया और पीने लगा। भैया, क्या भाभी अभी भी तलाक की योजना बना रही हैं? ये सोचकर तांग जिजुन के माथे पर बल पड़ गए। एक बिल्कुल अच्छा परिवार और अब तलाक की बात। उनका बच्चा पहले से ही इतना बड़ा हो गया है। सांग झीलन ने शुरू में अपने भाई से स्वेच्छा से शादी की थी। उसे हमेशा लगता था कि सांग झीलन उसके सहज स्वभाव वाले भाई के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन भाई उस पर मोहित हो गया था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। दोनों भाइयों ने उसे घर लाने के लिए अपना लगभग सब कुछ बेच दिया। शादी के बाद उसने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। गांव के शौचालयों के गंदे होने, उसके भाई के गंदे होने की शिकायत करती रही। वह घरेलू जीवन के लिए उपयुक्त महिला नहीं थी। अब वह तलाक के लिए उकसा रही थी, जो उनके गांव में एक अभूतपूर्व घटना थी। अध्याय 10 दो लोगों के बीच बातचीत। तांग जिनियान ने अपने कटोरे से सारा सूप पी लिया और फिर उसे नीचे रख दिया। उसका चेहरा चिंता से भर गया। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। मुझे पता है वो मुझे नीची नज़रों से देखती है, मुझे नाकाबिल समझती है। मैं उसे अब और नहीं रोकूंगा, उसे अपनी मर्जी करने दूंगा, लेकिन मैं उसे शिनशिन नहीं दूंगा। शिनशिन मेरी बेटी है, चाहे मुझे जिंदगी भर भूखा रहना पड़े, मैं अपनी बेटी को तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन वो तो करेगी ही, मैं अपनी बेटी को उसके साथ तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगर वह शिनशिन को चाहती है तो क्या होगा? तांग जिजुन इस स्थिति से बेचैन हो गया। वह पिछले कुछ समय से ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे डर था कि उसकी छोटी भतीजी को उसकी जैविक माँ ले जाएगी और फिर उसे बहुत तकलीफ होगी। फिर क्या होगा? मैं असहमत हूँ, वह इसे भूल सकती है। तांग जिनियान ने उसके मुंह में कड़वाहट का स्वाद चखा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सूप कुछ कड़वा था, या शायद उसने सोडा पाउडर डाल दिया था। लेकिन वह उसकी जैविक माँ है। तांग जिजुन ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन अंतिम 4 शब्द अभी भी नहीं बोले गए। हाँ, ये कोई भी नहीं, असली माँ है, असली माँ। अगर सांग झीलन तांग युक्सिन को ले जाना चाहती है और तांग युक्सिन अपनी माँ के साथ जाना चाहती है, तो वे क्या कर सकते हैं? वे इसे रोक नहीं सकते। तांग जिनियान ने अपना कटोरा नीचे रख दिया और अपना चेहरा ढक लिया। उसके जैसा एक बड़ा आदमी वास्तव में रोने लगा।
वह जोर से नहीं रोया, बस कुछ सिसकियां ली, लेकिन उसकी उदासी सुनना मुश्किल नहीं था। तांग युक्सिन ने अपनी जेब से एक मूंगफली की कैंडी निकाली। उसने उसे खोला, मुंह में डाला और तुरंत एक मीठा स्वाद फैल गया। हो सकता है भविष्य में कोई भी कैंडी इतनी स्वादिष्ट न हो, लेकिन यह अब तक की सबसे अच्छी कैंडी थी जो उसने खाई थी। बाहर उसे तांग जिनियान और उसके भाई की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उनकी आवाज़ें तेज़ नहीं थीं, इसलिए वह साफ नहीं सुन पा रही थी, लेकिन वे ज़्यादातर तलाक और उसके बाद किसके साथ संबंध बनाएगी इस पर चर्चा कर रहे थे। उसने एक छोटी सी दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका खजाना। बचपन में वह उसे बहुत प्यार करती थी और किसी को उसे छूने नहीं देती थी। वह उसे वेई परिवार के पास भी ले आई थी, लेकिन उसके आने के एक दिन बाद ही वेई जियानी ने उसे तोड़ दिया था। जियानी द्वारा उसका खजाना तोड़ने पर वह अपनी माँ से रोई थी, लेकिन उसकी माँ ने न तो उसे दिलासा दिया और न ही जियानी को डांटा। इसके बजाय उसने उसे समझाया कि बड़ी बहन होने के नाते उसे ज़्यादा क्षमाशील होना चाहिए। उस दिन से उसे एहसास हुआ कि वह एक अतिरिक्त बन गई है और सब कुछ बदल गया है। अब उसके पास एक सौतेला पिता और एक सौतेली माँ थी। उसने खजाने का बक्सा खोला, अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ मूंगफली की मिठाइयाँ निकाली और उन्हें एक एक करके वापस बक्से में डाल दिया। फिर उसे ढककर वापस दराज में रख दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई। तांग जिनियान और तांग जिजुन के जाने के बाद सांग झीलन को आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वे जानते थे कि सांग झीलन वापस आएगी, वरना तांग जिनियान अपनी बेटी को अकेला छोड़ने के लिए इस समय का चुनाव ही नहीं करता। तांग जिनियान के लिए इस दुनिया में उसकी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं था, और यह सच भी था। अपने पिछले जन्म में उसने जिंदगी भर कष्ट सहे, शादी नहीं की, लेकिन अपनी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। बदले में उसे बस सफ़ेद बाल मिले। तांग युक्सिन सो रही थी जब उसने आसपास से एक अप्रिय आवाज़ सुनी, जैसे बचपन में चूहे के उसके नाखूनों और पैरों के नाखूनों को कुतरने की आवाज़। वह इस आवाज़ से इतनी परिचित थी कि जन्म मृत्यु के बाद भी वह इसे कभी नहीं भूल सकती। जब वह छोटी थी और सांग झीलन उसे वेई परिवार के पास ले गया था, तो उन्होंने उसे चूहों से भरे एक छोटे से भंडारण कक्ष में रखा था जो रोज़ उसके हाथ पैर कुतरते थे। वह तब सिर्फ 3 साल की थी, लेकिन रात में उसने अपने माता पिता को कितना भी पुकारा, कोई उसे बचाने नहीं आया। उन्होंने उसे ऐसे कष्टदायक माहौल में बड़ा होने दिया